गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने रिमेम्बरिंग द पास्ट, अतीत को याद करना, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंतर्गत एक यूनिट आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। आज का विषय है, आज का पाठ विषय है अतीत का उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस ऑफ द पास्ट। अतीत का उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस ऑफ द पास्ट। बच्चों, भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य शुरू हुआ तो भारत का जो इतिहास लेखन था उसमें कुछ उपनिवेशवादी इतिहास लेखक थे जो उपनिवेश के समर्थक थे, जो औपनिवेशिक शासन को जरूरी मानते थे। ऐसा एक वर्ग था इतिहासकारों का। और बच्चों, कुछ भारतीय इतिहासकार थे, राष्ट्रवादी इतिहासकार, जिन्होंने इस विचार का खंडन किया। तो हम लोग आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे बच्चों, भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों की सोच और औपनिवेशिकवादी इतिहासकारों की सोच। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है बच्चों, अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास के प्रति इतनी दिलचस्पी क्यों ली? अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारत के लोगों के विषय में जानने के लिए दिलचस्पी लेने के पीछे क्या क्या कारण थे? इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना होगा। विशेषतः प्रोफेसर राम शरण शर्मा के अनुसार, उन्होंने जो कहा है उसके अनुसार 1857 की क्रांति के बाद यूरोपवासियों का और भारतवासियों का भारत के इतिहास लेखन में दिलचस्पी बढ़ा। दोनों का, यूरोपवासी का भी, भारतवासियों का। यूरोपवासियों का दिलचस्पी बढ़ने का तो कारण था बच्चों, भारतवासियों का भी दिलचस्पी बढ़ने का कारण था। तो यूरोपवासी का दिलचस्प बढ़ने का कारण, इंटरेस्ट बढ़ने का कारण, भारत के अतीत को जानना चाहते थे। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है बच्चों, हम लोग जानते हैं 1857 में एक महाविद्रोह हुआ था अंग्रेज सरकार के खिलाफ, जिसको भारत का पहला स्वाधीनता आंदोलन भी हम लोग बोलते हैं। भारत का पहला स्वाधीनता आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं, जिन्होंने अंग्रेज सरकार की नींव को हिला दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव को हिला दिया था। तो अंग्रेज लोगों ने सोचा कि ये विद्रोह एकाएक हो गया, इसके पीछे का कारण उन्होंने जब खोजा तो उनको लगा कि भारत की सभ्यता के बारे में नहीं जानना, भारत के इतिहास के बारे में नहीं जानना, भारत के रीति रिवाजों के बारे में नहीं जानना, भारत की परंपराओं के बारे में नहीं जानना, इसके कारण से एकाएक विद्रोह भड़क उठा, ऐसा उनका मानना था। तो जो सडननेस, अचानक जो विद्रोह भड़का, सडननेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके कारण से भी वो भारत के इतिहास में दिलचस्पी लेने लगे। और बच्चों, वो लोग चाहते थे कि हिंदू धर्म का जो कमी है उसको उजागर करना, हिंदू धर्म में जो कमी है उसको उजागर करना, टू अनकवर द वीकनेस ऑफ द हिंदू रिलीजन। हिंदू धर्म में जितनी कमियां हैं, जितनी कुप्रथाएं हैं, कुपरंपराएं हैं, जो गलत बातें हैं, उसी को उजागर करना वो चाहते थे, ताकि समाज में बंटवारा हो, हिंदुओं में बंटवारा है। और हिंदू धर्म में फैली हुई अनेक चीज़ों का वो लोग विरोध करते थे और उन कुरीतियों को और कुप्रथाओं को साथ साथ हिंदू धर्म का गलत चित्रण भी वो करते थे, ताकि हिंदुओं के आपसी हितों में टकराव हो, हिंदुओं में टकराव हो, ऐसा वो चाहते थे। इसलिए हिंदुओं की कमी को उजागर करने के लिए हिंदुओं का इतिहास जानना जरूरी है, भारत का इतिहास जानना जरूरी है। इसलिए भी वो भारत के अतीत को जानना चाहते थे बच्चों। और साथ ही साथ कृषक समाज की जानकारी, फार्मर्स जो इंडिया में जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है उसके बारे में भी वो जानना चाहते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार मिला, उन्हें टैक्स उठाने का अधिकार मिला बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, तो वो लोग अचानक भारत के सिस्टम से, टैक्स उठाने के सिस्टम के संबंध में परिचित हो गए। उन्हें पता नहीं था कि भारत का टैक्स उठाने का सिस्टम कैसा था, क्या था। तो कृषक समाज, तो भारत के ग्रामीण समाज को जानने के लिए, भारत के कृषक समाज को जानना, टैक्स वसूली के लिए, राजस्व वसूली के लिए उनके लिए बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए वो भारत के अतीत को, भारत के समाज को, भारत के ग्रामीण समाज को, भारत के कृषक समाज को वो जानना चाहते थे बच्चों। तो वो जानना चाहते थे, उनकी अपनी फायदा के लिए भी वो जानना चाहते थे। और प्रशासनिक आवश्यकता है बच्चों, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स जो ब्रिटिश भारत में आए थे
वो लोग चाहते थे कि भारत में शासन व्यवस्था करें। इसके लिए जो प्रशासन चलाना है, प्रशासन चलाने के लिए भारतीयों के बारे में जानना, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों के बोलचाल, रहन सहन, वेशभूषा के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रशासनिक आवश्यकताएं भी थी। दिल्ली में उनका प्रशासन से वास्ता पड़ता था, दिल्ली लोगों से वास्ता पड़ता था। तो ऐसे समय में उन्हें भारतीयों के बारे में जानना बहुत जरूरी था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स के लिए भी ये भारत के इतिहास को जानना चाहते थे। तो बच्चों, क्वेश्चनों का जो भारत को अतीत का जानने के कारण है, उनमें प्रमुख कारण था कि वो एकाएक जो 1857 का विद्रोह हुआ। तो बच्चों, एक कारण था यूरोपवासियों द्वारा भारत के इतिहास को जानने के कारण। पहला नंबर कारण था 1857 के विद्रोह का एकाएक होना। 1857 ईस्वी के विद्रोह का एकाएक अर्थात अचानक होना, ये कारण था। सडननेस of the revolt of 1857, of the revolt of 1857, 1857 ईस्वी के विद्रोह का एकाएक होना, इससे ब्रिटिश साम्राज्य को इसमें असर पड़ा। इसी कारण से उन्होंने भारत के अतीत को जानने का प्रयास किया। दूसरा पॉइंट बच्चों, हिंदुओं की कमी को उजागर करना चाहते थे, हिंदू धर्म की कमियों को उजागर करना चाहते थे, इसलिए हिंदू धर्म के बारे में जानना उनके लिए जरूरी था। हिंदू धर्म की कमियों को उजागर करना, तो हिंदू धर्म की कमी को उजागर करना वो चाहते थे बच्चों। टू अनकवर द वीकनेस ऑफ द हिंदू रिलीजन, टू अनकवर the weakness of the Hindu religion, तो हिंदू धर्म की कहानी को उजागर करना चाह रहे थे। और साथ ही साथ तीसरा नंबर पॉइंट है बच्चों, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया, तीसरा नंबर पॉइंट जिसके बारे में मैंने चर्चा किया बच्चों, वो भारत के कृषक समाज की जानकारी लेना चाहते थे। भारत का जो कृषक समाज है उसके बारे में जानना चाहते थे। भारत का जो राजस्व वसूली सिस्टम है उसके बारे में वो जानना चाहते थे। नॉलेज अबाउट द एग्रीकल्चरल सिस्टम, कृषक समाज की जानकारी। कृषक समाज की जानकारी, नॉलेज अबाउट द एग्रीकल्चरल सोसाइटी, नॉलेज अबाउट द एग्रीकल्चरल सोसाइटी। तो राजस्व वसूली के लिए कृषक समाज, भारत के ग्रामीण समाज को जानना जरूरी था बच्चों। और साथ ही साथ चौथा नंबर जो पॉइंट था जो हम लोगों ने डिस्कशन किया बच्चों, वो है प्रशासनिक आवश्यकताएं। डे टू डे प्रशासनिक कामों के लिए ये जरूरी था कि वो भारत के बारे में जाने, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति के बारे में जाने। एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, तो ये 4 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कशन किया है। क्यों वो लोग भारत के अतीत के बारे में जानना चाहते हैं, यूरोपवासी क्यों जानना चाहते थे। और बच्चों साथ ही साथ अब आएगी भारत के इतिहासकार।
भारत के पढ़े लिखे लोग, भारत के जो बुद्धिजीवी हैं, वो भी जानना चाहते थे भारत के अतीत के बारे में। क्यों? क्योंकि जिस तरह से यूरोपवासियों ने भारतीय शासन प्रणाली को एक निरंकुश शासन प्रणाली बताया, भारतीय शासन प्रणाली को एक तानाशाही शासन प्रणाली बताया, भारत के अतीत की जो शासन थी उसको तानाशाहीपूर्ण शासन बताया, और साथ ही साथ भारत के अतीत का खराब चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया कि भारत के अतीत का कोई योगदान नहीं है, भारत के लोग शासन चलाना नहीं जानते थे, भारत के लोग केवल अध्यात्म में रुचि रखते थे। इस तरह की बातें वो करते थे और भारत के अतीत का खराब चरित्र साम्राज्यवादी उपन्यासकारों ने स्थापित किया। और साथ ही साथ वो चाहते थे कि भारत के शासक को खराब बताकर उपनिवेशवादी जो इतिहासकार हैं बच्चों, साम्राज्यवादी जो इतिहासकार हैं, जो उपनिवेशवाद के समर्थक थे, वो चाहते थे कि भारत के जनसाधारण जो है भारत के शासक के प्रति उनके मन में नफरत हो, तो वो अपने जनसाधारण को अपने पक्ष में करने के लिए भारत के शासकों की गलत छवि वो अतीत की पेश करते थे और भारत के अतीत का हमेशा नकारात्मक चित्रण करते थे। बहुत सारे अतीत में बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें थी बच्चों, बहुत सारी नकारात्मक भी थी, लेकिन उपनिवेशवादी एक ही दृष्टिकोण अपनाते थे, वो भारत का नकारात्मकवादी जो अतीत है उसको दिखाना चाहते थे और उसी का चित्रण करना चाहते थे। इससे क्या हुआ बच्चों, जो पढ़े लिखे भारतीय थे, जो भारत के इतिहासकार थे, उनके मन में, इन विद्वानों में, भारतीय विद्वानों में उपनिवेशवादी उपन्यासकारों के प्रति एक आक्रोश उत्पन्न हुआ और इस आक्रोश के परिणाम स्वरूप उन्होंने भी भारत के अतीत को जानना चाहा, शोध करना चाहा और भारत के अतीत के बारे में लिखना चाहा। और साथ ही साथ जिस तरह की बातें उन्होंने कही उपन्यासवादियों ने, उसका तुरंत उन्होंने कठोर प्रतिक्रिया भी दी भारतीय इतिहासकारों ने। और औपनिवेशिक इतिहासकारों ने, जो उपनिवेशवादी इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे, उन्होंने जिस विचार धारा को लागू करने का चेष्टा किया भारतीयों के प्रति, तो उसका औपनिवेशिक इतिहास का जो उन्होंने वर्णन किया, उसका भी भारतीय इतिहासकारों ने खंडन किया। भारतीय इतिहासकारों ने इसके विषय में कहा कि भारत की शासन प्रणाली उतनी खराब नहीं थी। तो बच्चों, हमें जानना होगा कि यूरोपवासी कैसे वो चाहते थे। यूरोपवासी बच्चों हमेशा चाहते थे वो रंगों के आधार पर, यूरोपवासी जिन्हें जिस प्रकार से भारत का इतिहास लिखा, उसमें एक प्रमुख ये था बच्चों कि रंगों के आधार पर वो अपनी जाति को श्रेष्ठ मानते थे, गोरे रंग वाले को श्रेष्ठ मानते थे और इस आधार पर वो लोग भारतीयों को उतना सम्मान देना नहीं चाहते थे। रंगों की प्रधानता के आधार पर वो गोरे लोगों की श्रेष्ठता के सिद्धांत को मानते थे और भारत के प्रति उनके मन में ये था, उन विद्वानों का एक प्रकार से भारतीयों के प्रति ये था कि हम लोग भारत में उपनिवेश स्थापित करके भारतीय लोगों का हित कर रहे हैं, इस तरह का सोचना था उन लोगों का। तो गोरे लोगों की श्रेष्ठता को वो लोग विश्वास करते थे। और बच्चों, भारत के इतिहास, भारत के प्राच्य विद्या को जानने के लिए, वारेन हेस्टिंग्स ने भारतीय विलियम जोन्स को निर्देश दिया और इसी कारण 1764 विलियम जोन्स ने 1764 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी जिसमें भारत की प्राच्य विद्याओं को जानने का चेष्टा किया जाता था, भारत की सभ्यताओं के प्रति शोध होता था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखोगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। वारेन हेस्टिंग्स के निर्देश पर 1764 में विलियम जोन्स ने इसको बनाया था बच्चों। इसमें भारतीय सभ्यता, भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय विद्या के बारे में, प्राच्य विद्या के बारे में शोध होता था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। और दूसरा बच्चों, ब्रिटिश मिशनरी। जैसे जैसे अंग्रेज भारत आए बच्चों, अंग्रेज धर्म प्रचारक भी भारत आए, ब्रिटिश मिशनरी भी भारत आए। वो चाहते थे कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार हो, ईसाई धर्म का संदेश भारत के घर घर में पहुंचे और भारत के लोगों को धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाया जाए, ऐसा उनका सोचना था। ऐसे में बहुत सारे ईसाई मिशनरियों ने बच्चों भारत के हित के लिए भी काम किया, भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी काम किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने भारत के शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन और यहाँ के लोगों का धर्म को परिवर्तन करने के बारे में सोचा। तो इसके लिए जरूरी था कि भारत के लोगों को बाइबल के बारे में बताया जाए और स्थानीय भाषा में बाइबल का अनुवाद किया जाए। तो लोकल लैंग्वेज को जानना उनके लिए जरूरी था। तो ऐसे बहुत सारे मिशनरी थे जिनके प्रयास से भी वो चाहते थे कि भारत में भारतीय
जो धर्म है, हिंदू जो धर्म है उसके बारे में, उसके कुप्रथाओं के बारे में लोगों को जानकारी हो, ईसाई धर्म की अच्छी बातें लोगों को बताई जाए। मिशनरियों का एक प्रयास था और इसके लिए बहुत सारे मिशनरियों ने प्रयास भी किया बच्चों। विलियम कैरी, मार्शमैन जैसे ऐसे ही मिशनरी थे जिन्होंने प्रयास किया भारतीय भाषाओं के बारे में। और बच्चों भारत में जो कर्मचारी होते थे, जो ब्रिटिश कर्मचारी थे, उनको भी तो भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति के बारे में जानना जरूरी था। इसके लिए अंग्रेज सरकार ने एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया बच्चों, जो हम लोग को जानना जरूरी है, जिसको हम लोग फोर्ट विलियम बोलते हैं। कर्मचारियों का प्रशिक्षण कॉलेज बना 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज, इसमें कर्मचारियों को भारतीय भाषाओं की जानकारी दी जाती थी, भारत के प्राचीन विद्या के बारे में इनको बताया जाता था और कर्मचारियों का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो इसमें भारत के अतीत के बारे में जब बताया जाता था तो वही भारत के नकारात्मक छवि को ही ज़्यादातर प्रस्तुत किया जाता था। बच्चों इन इतिहासकारों में औपनिवेशिक इतिहास जो लिखा गया है, इसमें दो प्रकार के औपनिवेशिक इतिहासकार थे, ये हम लोग को जानना जरूरी है। एक प्रकार का औपनिवेशिक इतिहासकार वो था जो ब्रिटिश सरकार को भारत के लिए वरदान मानता था और भारत के कल्याणकारी राज्य के लिए, वेलफेयर स्टेट के लिए, भारत को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जरूरी था ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में होना। वो ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के लिए कल्याणकारी मानते थे। और दूसरा वर्ग था इतिहासकारों का, औपनिवेशिक इतिहासकारों का, जो सोचते थे कि भारत का जो अतीत है उसका नकारात्मक छवि को लोग प्रस्तुत करना चाहते थे, भारत के अतीत का कलंकित चित्र वो लोग प्रस्तुत करना चाहते थे। तो बच्चों इस प्रकार के उपन्यासकारों में हम लोग देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल और मैकाले, जॉन स्टुअर्ट मिल और थॉमस बैरिंगटन मैकाले और कुछ अन्य इतिहासकार ये भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में होना भारत के लिए वरदान मानते थे, कल्याणकारी मानते थे। और कुछ इतिहासकार ऐसे थे बच्चों, जैसे जेम्स मिल हुआ, विंसेंट आर्थर स्मिथ हुआ, ये भारत का कलंकित चित्र, अतीत का कलंकित चित्र प्रस्तुत करते थे। विंसेंट स्मिथ तो जेम्स मिल, तो इनके द्वारा लिखा हुआ किताब में इस तरह की बातें हैं। तो हम लोग ये जानना होगा बच्चों, जेम्स मिल जो इतिहासकार थे उन्होंने ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें से एक उनका लिखा हुआ किताब ये जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। जेम्स मिल के द्वारा लिखा हुआ किताब, जिसमें उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बच्चे ये किताब प्रकाशित हुई 1817 में, 1817 में, और ये किताब बहुत प्रसिद्ध हुई और कॉलेज में भी किताब पाठ्यक्रम में भी स्थान मिला। लेकिन इसमें जेम्स मिल ने एक बायस पक्षपातपूर्ण इतिहास लिखा, जिसमें उन्होंने हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, इतिहास, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड। लेकिन ये सत्य से कोसों दूर था। जब जिस पीरियड को उन्होंने हिंदू पीरियड बताया, उस पीरियड के शासन प्रणाली उन्होंने बहुत ही खराब बताया और वो सच्चाई से परे था। और हिंदू पीरियड कहने का मतलब हिंदुओं का ही शासन था ऐसा नहीं था, मुस्लिम पीरियड में पूरे भारत में मुसलमानों का ही शासन था ऐसा नहीं था, और ब्रिटिश पीरियड में सारे भारत पर ब्रिटिश अधिकार था ऐसा भी नहीं था। तो ये कहना कि हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड, जो जेम्स मिल ने कहा, ये हमारे इतिहास को देखने का एक पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण था। उन्होंने हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के शासन प्रणाली को ठीक नहीं बताया। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में बच्चों भारत के अतीत का खराब चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया। और साथ ही साथ बच्चों जो यूरोपियन औपनिवेशिकवादी इतिहासकार थे, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में विभाजन लाने का प्रयास किया। भारत के अतीत को जब उन्होंने लिखा तो हिंदू मुस्लिम में किस तरह से विभेद उत्पन्न किया जाए, किस तरह से इन दोनों धर्म के लोगों को अलग अलग बताया जाए और दोनों में फूट डालो और शासन करो, जो ब्रिटिश का प्रधान पॉलिसी था, डिवाइड एंड रूल, उसके अनुसार वो लोग हिंदू मुसलमानों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी मतभेद पैदा करना चाहते थे और हिंदू मुसलमानों में विभाजन लाना चाहते थे। तो इस तरह से बच्चों 19वीं शताब्दी में भी बहुत सारे कारण इतिहास की रचना की उपन्यासवादियों ने, 20वीं शताब्दी में भी इतिहासकारों ने इतिहास की रचनाएं की। तो विशेष करके ब्रिटिश उपन्यास जो वादी उपन्यासकार थे, चाहे जॉन स्टुअर्ट मिल हो, मैकाले हो, जेम्स मिल हो, ये सारे लोग थे जो चाहते थे कि भारत
भारत का खराब चित्रण प्रस्तुत हो। लेकिन बच्चों साथ ही साथ ऐसा भी बहुत सारे ब्रिटिश इतिहासकार थे जो भारत के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते थे। ऐसे लोग भी थे जो प्रशासनिक क्षेत्र में थे, जो भारत के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख रखते थे और साम्राज्यवाद के घोर विरोधी थे। ऐसे लोगों ने भी निरपेक्ष इतिहास लिखने का प्रयास किया। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि भारत के जो राष्ट्रवादी उपन्यासकार हैं, उन्होंने भारत के इतिहास को लिखने के लिए किस दृष्टिकोण को अपनाया। क्योंकि यूरोप के उपन्यास जितने भी ब्रिटिश इतिहासकार थे जो औपनिवेशिक सोच रखते थे, गोरों की श्रेष्ठता का सिद्धांत को लोग मानते थे और भारत के इतिहास की गलत चित्रण किया उन्होंने। और तो भारत के राष्ट्रवादी जो इतिहासकार थे उन्होंने इसका खंडन किया। इसके बारे में बच्चों हम लोग को जानना जरूरी है कि भारत में जो स्थानीय कल्पना है, इंडिजिनियस इमेजिनेशंस, स्थानीय कल्पना, स्थानीय जो भावनाएं हैं, जो देशीय भावनाएं हैं, ये राष्ट्रवादी उपन्यासकारों ने इसको प्रस्तुत किया। स्थानीय कल्पना जिस तरह से उपन्यासवादी इतिहासकारों ने भारत के अतीत का गलत चित्रण किया, उसी प्रकार से जो राष्ट्रवादी उपन्यासकार है इन्होंने भारत के अतीत के गौरव को प्रस्तुत किया। भारत का अतीत गौरवशाली था, इस तरह से उन्होंने अपने इतिहास को प्रस्तुत किया। बच्चों जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उन्होंने इस तरह की भावना का प्रचार किया। विशेष करके हिंदू चेतना, भारतीय चेतना के साथ साथ हिंदू चेतना का भी विकास हुआ और इतिहास में हिंदू चेतना का विकास होने के साथ साथ इसमें एक राष्ट्रवादी सोच का भी विकास हुआ और इतिहास में हिंदू चेतना का विकास हुआ। वीर सावरकर जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया, हिंदू चेतना का जो विकास था उसको आगे बढ़ाया। और साथ ही साथ बच्चों भारत के जो इतिहासकार थे जैसे हेमचंद्र राय चौधरी हुआ, इन्होंने भारत के प्राचीन गौरव का वर्णन किया। भारत का अतीत अच्छा था। जैसे अंग्रेजी इतिहासकारों ने कहा, उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने कहा कि भारत के लोगों में तानाशाही शासन था, भारत के राजा जो थे वो शासन करना नहीं जानते थे। इसका उन्होंने खंडन किया और कहा कि भारत का अतीत बहुत अच्छा था। और उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता, जिसके बारे में ब्रिटिश अंग्रेजों ने कहा कि भारत के आध्यात्मिक चीज़ों पर ध्यान देता था, इसको भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि हम लोग आध्यात्मवादी सोच रखते थे और यूरोपवासियों की जो भौतिक कल्पना है, जो भौतिक सुख सुविधाओं का सोच है, उससे हम लोग बहुत आगे थे, हमारी आध्यात्मिक सोच उन्नत थी। इस बात को भारतीय जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है उन्होंने गर्व के साथ इसको लिखना शुरू किया। और साथ ही साथ राजनीतिक एकता, बच्चों पॉलिटिकल यूनिटी। अंग्रेजी इतिहासकारों ने क्या कहा, उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने, अंग्रेजों के आने से पहले भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ये सरासर गलत है। इसको राष्ट्रवादी उपन्यासकारों ने अपने तर्कों से इसको सिद्ध किया कि भारत की राजनीतिक एकता चंद्रगुप्त मौर्य ईसा के जन्म होने के पहले ही भारत के उपमहाद्वीप पर एक बड़ा साम्राज्य था जो चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में, सम्राट अशोक के नेतृत्व में था। और साथ ही साथ विशाल साम्राज्य था, चाहे विक्रमादित्य का साम्राज्य हो, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हो, सम्राट अशोक का साम्राज्य हो या अकबर का साम्राज्य हो, भारत में राजनीतिक एकता कायम थी। इस बात को भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने सिद्ध करने का प्रयास किया। और ये कहना जो यूरोप के उपनिवेशवादी जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है वो कहते थे कि निरंकुशता का सिद्धांत, भारत में जो शासन प्रणाली था पहले वो निरंकुश था, लेकिन नहीं, इसको भी भारत के इतिहासकारों ने खंडन किया। जैसे के.पी. जायसवाल, इन इतिहासकारों ने बताया कि भारत में मोनार्ची के साथ साथ, राजतंत्र के साथ साथ डेमोक्रेसी का भी डेवलप हुआ। और विशेष करके उन्होंने महाजनपद, 16 महाजनपदों का जिक्र किया, जिस काल में बहुत सारे 16 महाजनपदों में कुछ रिपब्लिक शासन व्यवस्था थी। और जहाँ तक अंग्रेजों ने कहा था कि भारत के लोग स्थानीय स्वशासन के बारे में नहीं जानते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में नहीं जानते हैं, इसका भी भारत के इतिहासकारों ने खंडन किया और कहा कि भारत के लोग ऐसी व्यवस्था से परिचित थे पहले से। तो भारत में पहले से ही रिपब्लिक था
इस बात को भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसको सिद्ध करने की कोशिश की। और बच्चों, हिंदू चेतना के साथ साथ भारत में मुसलमान चेतना का भी विकास हुआ। कुछ मुस्लिम इतिहासकार भी हुए जिन्होंने मुस्लिम चेतना का विकास किया और हिंदू मुस्लिम के बारे में जो अंग्रेजों की सोच थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, उसको हटाने का भी प्रयास किया। और भारत में हजारों वर्षों से हिंदू मुस्लिम रह रहे थे, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। और ये कहना कि हिंदू मुसलमान आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, ये सही बात नहीं थी। इस बात को भी कुछ मुसलमानी इतिहासकारों ने इसको लिखने का प्रयास किया बच्चों। और कुछ लोगों ने रीजनल लेवल पर भी इतिहास लिखा, क्षेत्रीय इतिहास जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे नदिया कहानी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मराठास और सिराजुद्दौला 1935, इस तरह की किताब। बच्चों, कुछ राष्ट्रीय फेमस किताब लिखी गई जिसको हमारे जो प्रसिद्ध लेखक थे उन्होंने लिखा। इस किताब को तुम लोग याद रखोगे बच्चों, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत से किस तरह से संपत्ति का निर्गमन हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे ब्रिटिश कंपनियां क्षति पहुंचा रही है, ब्रिटिश सरकार क्षति पहुंचा रही है, इसके बारे में बच्चों एक प्रसिद्ध किताब लिखा गया, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बच्चों, ये किताब जो है दादाभाई नौरोजी ने लिखा, जिनको हम लोग द ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, दादाभाई नौरोजी। उन्होंने इस किताब में बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे अंग्रेजी शासन प्रणाली चौपट कर रही है। दादाभाई नौरोजी बच्चों, तो द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी उनको बोला जाता है। उन्होंने किताब लिखा, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये राष्ट्रीय इतिहास हमारा लिखा गया। उसके बाद बच्चों, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी तुम लोग याद रखोगे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा हुआ किताब, आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा हुआ किताब बच्चों, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल परिप्रेक्ष्य में लिखा हुआ किताब है। उसी तरह शशि भूषण चौधरी ने किताब लिखा जिसका नाम था सिविल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। शशि भूषण चौधरी का लिखा हुआ सिविल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और यदुनाथ सरकार इतिहासकार, उन्होंने लिखा है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। तो इस तरह से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी किताब लिखा गया, अष्टांग इतिहास पर भी किताब लिखा गया। बच्चों, अब हम लोग को ये जानना जरूरी है कि जो औपनिवेशिक उपन्यासकार थे, जो उपनिवेशवादी उपन्यासकार थे, उनका दृष्टिकोण निष्पक्ष नहीं था और वो लोग भारत के अतीत को खराब प्रस्तुत करते थे और गोरों की जो जातिगत श्रेष्ठता है, जो रंग की प्रधानता है, उसको वो लोग श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे और उपनिवेश की स्थापना का वो समर्थन करते थे। बहुत सारे जो उपनिवेशवादी इतिहासकार थे उन्होंने इसी दृष्टिकोण को अपनाया और ब्रिटिश उपनिवेश के पक्ष में उन्होंने अपना तर्क रखा। उन्होंने भारत की गलत छवि को भी प्रस्तुत किया, भारत की अच्छी छवि को प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किए। तो इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको निरपेक्ष भाव से लिखना होता है। उसमें अगर पक्षपात किया जाए तो उस इतिहास को हम लोग ठीक से इतिहास नहीं बोल सकते। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें किसी भी घटना, किसी भी का जब लिखते हैं अतीत के बारे में तो एक निष्पक्ष विवेचना होनी चाहिए। ऐसी निष्पक्ष विवेचना जिसमें बैलेंस हो, जिसमें अच्छाई बुराई दोनों का वर्णन। तो यहाँ पर उपन्यासवादी इतिहासकारों ने इस तरह भारत की गलत छवि को पेश किया, उसी तरह राष्ट्रवादी उपन्यासकारों ने भारत के अतीत के गौरव को दर्शाया। लेकिन राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भी संपूर्ण निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने भी भारत में जो कुरीतियां थी, स्त्रियों के प्रति भारतीय समाज का जो दृष्टिकोण था, जातिगत जो दमन था, निम्न जातियों के प्रति जो दमन था, इन सब के प्रति उन्होंने आंख मूंद के रखा, आंखों पर पट्टी बांधकर उन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में ही लिखा। लेकिन जो भारत की मूल समस्या है उनको उन्होंने नज़रअंदाज किया। शायद इसलिए नज़रअंदाज किया क्योंकि वो भारत की राष्ट्रीय एकता को खंडित नहीं करना चाहते थे। किसी भी हालत में वो भारतीय राष्ट्रीय एकता को खंडित करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत के विभिन्न समस्याओं से ध्यान हटाया, नज़रअंदाज किया। और भारत के अतीत के गौरव को उन्होंने, जो सकारात्मक बातें थी, जो भारत का सकारात्मक बातें थी, भारत की जो अच्छी बातें थी, उसको उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने जहाँ भारत के अतीत के गौरव को
दिखाने का प्रयास किया। वहीं उपनिवेशवादी जो इतिहासकार थे, साम्राज्यवादी जो इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के अतीत के गौरव को कम करके दर्शाया और कहा कि भारत के जो भी अतीत की बातें हैं वो यूनानी लोगों से उधार ली गई है, ग्रीक लोगों से उधार ली गई है। अच्छी बातों को उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन भारत के इतिहासकारों ने ये प्रमाणित किया कि हमने कोई उधार नहीं ली है, ये हमारे देश में पहले से विद्यमान थी। तो दोनों इतिहासकारों का अपना अपना पक्ष है बच्चों। इंडिजीनियस जो हिस्टोरियन है, जो स्थानीय कल्पना है, वो भी है अपनी जगह है, और जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है वो भी अपनी जगह। तो बच्चों इस इनहेरिटेंस ऑफ द पास्ट, अतीत का उत्तराधिकार में हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि जो उपनिवेशवादी इतिहासकार हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल हुआ, मैकाले हुआ, जेम्स मिल हुआ, विंसेंट आर्थर स्मिथ हुआ, इन लोगों का दृष्टिकोण क्या था, और राष्ट्रवादी इतिहासकार, भारत के इतिहासकारों का क्या दृष्टिकोण था। तो हम इस लेसन में ये जानने की कोशिश की बच्चों कि उपनिवेशवादी इतिहासकारों का दृष्टिकोण और भारत के इतिहासकारों का अपना दृष्टिकोण था। तो भारत के अतीत के बारे में जो वर्णन अंग्रेजी इतिहासकारों ने किया, उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने किया, जो भारत का अतीत ठीक नहीं था, भारत का अतीत गौरवपूर्ण नहीं था, भारत के लोग शासन करना नहीं जानते हैं, भारत के शासक अच्छे नहीं थे, तानाशाही शासक थे, इस तरह की बातों का राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने खंडन किया और उन्होंने अपने तर्कों के द्वारा प्रमाणित करने का चेष्टा किया कि भारत में सम्राट अशोक जैसे शासक थे, अच्छे शासक भी थे भारत में। उन्होंने भारतीय राजाओं में तानाशाही नहीं थी, इस बात को दिखाने का प्रयास किया। भारत में रिपब्लिक थी, गणराज्य थे, इसको भी बताने का प्रयास किया। तो दोनों ने अपना अपना पक्ष इसमें रखा था, लेकिन इतिहास हमेशा निरपेक्ष होना चाहिए और दोनों का अपना अपना दृष्टिकोण था। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। भारत के इतिहासकारों ने राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से इतिहास को देखा और उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने औपनिवेशिक फायदा के लिए इतिहास को उन्होंने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। तो बच्चों आज के विषय में हम लोगों ने ये जाना। तो आप लोग याद रखोगे बच्चों, इन दौरान विशेष करके जो किताब मैंने आपको बताया, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादाभाई नौरोजी का लिखा हुआ बहुत ही फेमस किताब था बच्चों। और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रमेश चंद्र दत्ता का लिखा हुआ किताब, उसको आपको याद रखना। और बच्चों आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे और आशा करते हैं बच्चों, ऐसे डिजिटल पढ़ाने का मेरा हैबिट नहीं है, क्लासरूम में सारे बच्चों के सामने पढ़ाने का हैबिट था, तो ऐसे में थोड़ा असुविधा का सामना करना पड़ता है, थोड़ी बहुत असुविधा हुई भी होगी और कुछ बातें स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है बच्चों। तो विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि अपने सुझाव और कमेंट दें, और साथ ही साथ मैं जितने भी महानुभाव ये वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपने सुझाव दें। सकारात्मक आलोचना का मैं हमेशा स्वागत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।